ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है एटम्स, वन ऑफ द चैप्टर इन मॉडर्न फिजिक्स, है ना। और इजी चैप्टर है कंपैरेटिवली। आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों की आपको हिंट होगी, ठीक है। बट यहाँ पे हम थोड़ा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आगे चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके पढ़ेंगे। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे फॉर्म होते हैं इसके, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बनते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने मॉडर्न फिजिक्स में भी देखे थे कि ट्रांजिशन करवा के फोटोन निकाल के करवाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं इसके, ठीक है। बाकी बेसिक क्वेश्चंस तो एकदम अचीवेबल होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर भी देयर इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री कि सबसे पहले सोचने वाला कौन था कि भाई एटम करके भी कोई चीज़ होती है। तो द थिंग बिगिन फ्रॉम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए हमें कि भाई वो नहीं, पहले क्यूरियोसिटी होती है तो पहले कोई इंसान सोचता है, फिर उसके ऊपर कि कोई एग्री नहीं करता तो उसके ऊपर और दूसरे पॉइंट्स आते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वो उसका समझाता है, वो उसका गलत प्रूव करता है। ये सारी चीज़ें चलती है साइंटिफिक डिस्कवरीज में, ठीक है। तो डाल्टन ने कुछ चीज़ें बताई थी कि कोई भी एलिमेंट होता है या कोई भी मटेरियल होता है, उसको अगर आप तोड़ते चलो, छोटा छोटा करते चलो, तो लास्ट में आप एक ऐसी चीज़ पर पहुंचोगे जो इनडिविजिबल होगी, और उसे नाम क्या दिया गया? एटम। तो पहला, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई एटम्स आर इनडिविजिबल। किसने बोला? डाल्टन ने। तो सबसे पहली चीज़ है एटम्स आर इनडिविजिबल, है ना। ऐसा कह सकते हैं दे आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं, इसके बाद उसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। सेकेंड थिंग ये बताई उन्होंने कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड पॉइंट ये था। देखो मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछता है ऐसी चीज़ें। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि हर एलिमेंट का यूनिक एटम होता है। दे हैज़ अ यूनिक, दे पजेस यूनिक फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट type of atom, which means they possess different physical as well as केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें थी? हर एक एलिमेंट जो है वो इंडिविजिबल एटम से बना हुआ होता है, कोई भी मटेरियल, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या था? इट कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड पॉइंट ये था कि हर एक एलिमेंट का जो एटम होता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेपरेट होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ये था कि ऑल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब एटम एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे, वो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत लंबे टाइम तक इनकी थियरी जो थी वो एक्सेप्टेड रही, वही सही है, चलो मान लेते हैं इसको, इंडिविजिबल है, कुछ नहीं कर सकते। बट फिर जैसे जैसे बाद में डिस्कवरीज हुई, क्योंकि ये सारी बातें हो रही है, मैं कह रहा हूँ आपको, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी चीज़ें क्लियर होती गई। 1890s के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन अंकल ने, तो वो सारा ईयर वही था, 19th सेंचुरी का एंड। उसमें ये सारी बातें हमें धीरे धीरे क्लियर होती गई। तो सबसे पहले कौन आए? थॉमसन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? यही थे, है ना। तो यस, अभी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने अपने को ये दो मॉडल दिए, ठीक है। एक प्लम पुडिंग मॉडल और दूसरा वाटरमेलन मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है कि एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस का एक पूल है, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोट करते हैं ऊपर, स्टेबल ऐसे रखे हुए हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड्स कैसे रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पर ये जो पूरा ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस है ना, और ये जो है वो क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल है ना। यहाँ पर ये जो सीड्स है, दीज आर योर
इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोला था। ठीक है, तो द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली spread like a pulp of watermelon, and seeds जो है and electrons जो है, electrons are and electrons are placed or are floating like a seeds of watermelon। ठीक है, अब इनकी जो थियरी थी ना, वो ज्यादातर फोकस कर रही थी किस पे? ज्यादातर फोकस कर रही थी चार्ज जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की थी, उनको पता है कि जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, तो अब ऑथेंटिसिटी लोगों को ज़्यादा लग रही थी कि भाई ये जो कहेगा सही कहेगा। ठीक है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा इलेक्ट्रॉन ढूंढा है। ठीक है, तो भाई कुछ भी बोल रहे थे। इन्होंने क्या बोला, भाई न्यूट्रल है वो तो मैं बता ही रहा हूँ ना, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, कैसे है वो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब आई एम नॉट फॉर्म, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये नंबर ऑफ प्लस एंड नंबर ऑफ माइनस चार्जेस आर सेम, इक्वल। मतलब उन्होंने क्या बोला, एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, मीन्स दे हैव इक्वल और इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये बात करी उन्होंने। ठीक है, और दूसरा एक चीज और बताई उन्होंने कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बात बोली उन्होंने। और उन्होंने एक एस्टिमेशन दिया कि जो एटॉमिक रेडियस होता है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर, ये भी इन्होंने ही बोला था, -10 मीटर। ठीक है, इतनी सारी चीजें उन्होंने बता दी थी। ठीक है, तो ये काफी हद तक सही था। एटॉमिक रेडियस इज 10 पावर -10 मीटर। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बोला इन एंटायर वॉल्यूम। ऐसा नहीं होता एक्चुअली, ये गलत बात करी थी। ठीक है, ये भी गलत बात थी, ये सॉरी ये सही थी, ये गलत बात थी, ऐसे नहीं होता। ये सही है, ये सही था, मतलब कुछ झूठ में कुछ सच मिला के पिरोस दिया। समझ में कि जो पब्लिक को समझ नहीं समझे, जब तक कोई दूसरा चैलेंज नहीं करेगा अपने राज करेंगे। ठीक है, लेकिन बाप तो होता ही है। ठीक है, तो एक अंकल थे जिनका नाम था रुदरफोर्ड। कहाँ गए अंकल, ये रहे। ठीक है, रुदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स थे दोनों, ये गीगर एंड मार्स्टन, इन लोग को बोला तुम एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर डालते हैं, चेक करते हैं क्या होता है, लेट्स सी क्या ट्रेजेक्ट्रीज आती है, कहाँ पे अपने को मिलता है, स्कैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारे रीडिंग्स के बाद हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि एटम के अंदर क्या है। पहले उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सारे ही पास ऑन हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज सी दिस इज, मान लीजिए प्रोटॉन है एक तरह। ठीक है, तो भाई ये अल्फा पार्टिकल होता है जिसमें 2 प्रोटॉन भी है और 2 न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन। ठीक है, इट्स अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो अब सीधी सी बात है, इसको मैं एकदम हाई एनर्जी चीज़ को ऐसी जगह पे डाल रहा हूँ जहाँ पे इक्वली स्प्रेडेड प्रोटॉन्स है, तो एक्सपेक्टेशन मेरी क्या होगी कि वो पास थ्रू कर जाएंगे। इतनी बड़ी चीज़ अगर किसी छोटी चीज़ में से होके जा रही है तो वो तो निकल ही जाएगी ना, वो छोटी चीज़ तेरे को बाउंस बैक थोड़ी करेगी। समझ में आएगी नहीं? बाउंस बैक करने के लिए फॉर एग्जांपल मान ले ये अगर टेनिस का बॉल है, ठीक है, ये वो छोटी दड़ी है। ठीक है, अब टेनिस का बॉल तू मार रहा है दड़ी को, तो दड़ी थोड़ी टेनिस को वापस फेंकेगी पीछे, यस और नो। लेकिन अगर वहाँ पे बास्केटबॉल लटक रहा होता और तू टेनिस बॉल बास्केटबॉल को मार रहा होता, तो तू एक्सपेक्ट कर रहा था क्या कि टेनिस बॉल रिटर्न आएगा। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसका सेटअप पहले देख लेते हैं। सेटअप कुछ ऐसे किया था कि मान लो यहाँ पर एक सोर्स है और इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकलने वाले हैं। हम लोग को फाइन कॉलिमेटेड बीम बनानी थी, तो हमने यहाँ पर लेड ब्लॉक्स रखे।
ठीक है, ऐसे। और ये जो थी वो तुम्हारी गोल्ड फॉइल है, पतली सी एकदम। गोल्ड फॉइल का ये पूछा है तुम लोग को थिकनेस कितनी थी, ठीक है। यस, ये गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी बताता हूँ, 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर की थिकनेस थी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रखा था अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए, इसको पता है कौन सा रखा था यहाँ पे? लीड ब्लॉक्स तो ये है, 83 नंबर का एलिमेंट है। कौन सा है एलिमेंट है 83 नंबर का, सोचो। तब तक मैं मेरा डायग्राम खत्म करता हूँ। चलो, ये है तुम्हारा जिंक सल्फाइड है, ये है तुम्हारा मूत नहीं है, मत बिस्मत है बेटा, वो बिस्मुत नहीं है। ठीक है। आ, चलो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, चलो इसको ऐसे रख देते, कोई बात नहीं, ऐसे रख देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिंक सल्फाइड थी, दिस वाज ZnS। जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ था, और उन्होंने यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप टाइप कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, जो क्या करता था कि अगर यहाँ पर कुछ अल्फा पार्टिकल टकराएंगे, है ना, तो उसकी वजह से स्पॉट्स होंगे, कुछ ब्राइट स्पॉट। तो ब्राइट स्पॉट यहाँ पर देखते जाएंगे कहाँ पे हो रहा है, तो पता तो चलना चाहिए कहाँ आ रहा है, अल्फा कहाँ टकरा रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा कह सकते हैं माइक्रोस्कोप रखा हुआ था, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड का कोटिंग था, यहाँ पे स्किंटिलेशन होते थे, स्किंटिलेशन मतलब ब्राइट स्पॉट्स होते थे, ठीक है। ये लेड ब्लॉक है, ये थी आपकी गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल का थिकनेस आपको पूछता है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, याद रखना। ये बिस्मत 83214 यूज़ किया था, ठीक है। और ये है तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स जो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके जा रहे थे, और मेजरिटी अल्फा पार्टिकल जो थे वो सामने ही टकरा रहे थे, है ना। इसमें से कुछ ऐसे थे जो पीछे बैकवर्ड स्कैटरिंग दिखा रहे थे एट सम स्कैटरिंग एंगल थीटा, और कुछ ऐसे थे जो पीछे भी जा रहे थे, 180 का भी मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एकदम बेसिक हम कह सकते हैं गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ठीक है। इन लोगों ने, क्योंकि इट वाज अ साइंटिफिक हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सारे रीडिंग्स लिए थे। क्या रीडिंग्स लिए थे? उन्होंने देखा स्किंटिलेशंस कितने मिल रहे कितने एंगल पे, ठीक है। तो एक जो रीडिंग उन्होंने लिया था वो लिया था स्कैटरिंग एंगल वर्सेस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, ठीक है। तो वो एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। चलो कोई 1 0 नहीं रखते, नहीं रखते। और ये था बेटा एंगल्स थे अपने, ठीक है। ये तुम्हारा 30 60 90 120 150, ज़्यादा ही लेते, 15 लेते, यहाँ तक आ जाएगा। 20 लेते, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 20 लेते, 20 40 60 80 100 120 140 160 180। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल 180 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यस बेटा। तो आप यहाँ पे अगर ये ग्राफ देखो तो उनका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ ऐसे आया, एक्सपोनेंशियली डाउन जा रहा था, ठीक है। अगर आप सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हो यहाँ पे, वैसे इन लोग को पॉइंट्स मिले थे सब। पहले ग्राफ ड्रॉ कर देने का पहले पॉइंट्स ड्रॉ करके ग्राफ ड्रॉ करोगे
तो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। पहले ड्रॉ कर देना, ऐसे इन्वर्स होता है पूरा, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पता चली कि भाई मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस तो 0 डिग्री पे ही कर रहे थे, मतलब 0 डिग्री स्कैटरिंग एंगल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल रहे थे, यस और नो। तो इससे एक कंक्लूजन मिलता है अपने को। और हाँ, एक और चीज़ कि इसका एक इक्वेशन है, आई थिंक मैंने यहाँ पे दिया, ये रहा, एन एट एनी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखा है पहले इक्वेशन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन रेस टू 4 थीटा है कि थीटा बाई 2, थीटा ही है, यहाँ पे बाई 2 आता है, ओके, साइन रेस टू 4 थीटा। तो याद रखना ये, अगर आपको इसके क्वेश्चन पूछेंगे ना तो रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप सिंगेज में पहला ही क्वेश्चन देखोगे, सीधा रेशियो वाला क्वेश्चन दिया है, इस इक्वेशन पे पूछा है, ठीक है। तो याद रखना, साइन रेस टू 4 थीटा दे देगा तेरे को 30-60 दे देगा कोई भी, और दूसरे एंगल के ऊपर क्या होगा बता, ठीक है। तो तुझे यहाँ पर सीधा रेशियो निकालना है, n1/n2 इज इक्वल्स टू साइन रेस टू 4 थीटा 2 बाई साइन रेस टू 4 थीटा 1। कुछ नहीं, तेरे को खाली रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर अगर हम ट्रेजेक्ट्री देखें पार्टिकल्स की, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ योर, हम कह सकते हैं एटम, ये आपका मान लो एटम है, ठीक है, गोल्ड का एटम है, जहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हो, अल्फा पार्टिकल डालने वाले हो। तो अब अल्फा पार्टिकल, बट ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर ही आएगा, काफ़ी ऊपर से पास होंगे, काफ़ी हेड ऑन कोलिजन करेंगे, काफ़ी थोड़े से दूर से पास होंगे, ठीक है। तो इन सब की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली ट्रेजेक्ट्री जो दूर वाला है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, सीधा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम उसका डेविएशन आपको दिखेगा, नहीं के बराबर, ठीक है। अब जो एकदम नज़दीक है यहाँ से जो जा रहा है, अगर उसका आप देखो तो ये टकरा के वापस रिटर्न जाएगा इसी पाथ पे, तो इसका हो गया तुम्हारा 180 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल। मान ले अगर कोई इसके जस्ट थोड़े ऊपर जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा, है ना। तो स्कैटरिंग एंगल आपको ऐसे देना है, ऐसी, ये उसका जो अप्रोच वाला जो वेक्टर है ना, उसके साथ ये कितना रिसीड वाला जो है वो कितना एंगल बना रहा है, दिस इज योर स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। कितना स्कैटर्ड हुआ वो पता चलता है। नेक्स्ट है, मान ले अगर मैं यहां से भेज रहा हूं तो ऐसे जा रहा है, तो अब ये तुझे जो बनाना है वो ये वाला बनाना है, ऐसी, ये वाला तेरा थीटा होगा, ठीक है। और जैसे और तू दूर जाएगा, मान ले तो थोड़ा और दूर है यहाँ पे, तो ऐसे जाना है, ठीक है। देखो एंगल कम हुआ, है ना, पता भी नहीं, एकदम स्मूथ ट्रांजिशन लिया, ठीक है। तो जितना तू नजदीक है तेरा थीटा उतना ज्यादा है, ठीक है। थीटा लेना है बेटा ये वाला, ये वाली जो तेरी लाइन है ना, ये उसके साथ तेरे को थीटा लेना, हाँ, स्ट्रेट लाइन के साथ। तेरी जो ट्रेजेक्ट्री थी उससे तू कितना डेविएट हुई, वो एंगल इज कॉल्ड योर स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। तो आपको लेना है इसी के रेफरेंस में लेना है थीटा, ठीक है। और थीटा को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल, दिस थीटा इज नथिंग बट स्कैटरिंग एंगल। अब इसका भी ये जो इंपैक्ट पैरामीटर है उसके साथ रिलेशन है, सी, इसको हम कहते हैं बी, एंड दिस बी इज नथिंग बट इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is a perpendicular distance between axis of atom and velocity vector of alpha particle, velocity vector of alpha particle, ठीक है। तो सारी चीज़ एक बार और रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया किसने, ईगर मार्स्टन, 20 साल की एज थी, 20, बीटेक की डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के। तो पता नहीं वहाँ पे कल्चर है, वो टीए वगैरह होते हैं, टीचर असिस्टेंट्स, फिर रिसर्च असिस्टेंट्स लगते हैं, फॉरेन के अंदर ये कल्चर है। अगर आप मास्टर्स वगैरह करते हो, बैचलर्स वगैरह करते हो, तो यू गेट अ चांस टू वर्क इन लैब्स विद साइंटिस्ट, या कोई भी रिसर्चर्स है, कोई अपनी पीएचडी पे वर्क कर रहा है,
तो आप उनको असिस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने तो खाली बोल दिया था वैसा एक्सपेरिमेंट करना है आपने, ठीक है। मतलब वो इतना फेमस हो जाएगा, ये इतनी सारी चीज़ें पता उनको भी नहीं पता था, तो 20 ईयर्स की एज में एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है। तो अभी लीड ब्लॉक्स सोर्स है बिस्मथ 80, यहाँ पे डेटा याद रखना सारा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज। ये सीधा बेटा एमसीक्यू आएगा, कोई दिमाग चलाना नहीं है, कोई दिमाग नहीं चलाना है, कोई दिमाग नहीं चलाना है। कोई दिमाग नहीं चलाना है। अभी एग्जाम में आया था परसों, यस थी ना अभी गुजकेट की एग्जाम, सीधा पूछा था व्हाट वाज द थिकनेस ऑफ गोल्ड फाइल, ठीक है। तो ये गोल्ड फाइल की थिकनेस आ गई, ये आ गया, सस्पेंशन आ गया, पता चला सारे मोस्ट ऑफ कहाँ जा रहे थे, सीधे सीधे जा रहे थे, ठीक है। और ये था, हाँ ये एलिमेंट याद रखना कौन सा, ये कौन सी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड, ठीक है, उसका कोटिंग किया जाता है, स्किंटिलेशंस मिलते हैं, यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स होते हैं चमकदार, है ना, उसको स्किंटिलेशंस कहते हैं, क्या कहते हैं, स्किंटिलेशंस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, ग्राफ देखा, स्कैटरिंग एंगल वर्सेस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, जो पता चलता है जितना स्कैटरिंग एंगल तेरा कम है उतना नंबर ऑफ ज़्यादा है, मतलब सीधे ज़्यादा निकल रहे, 0 डिग्री के पास वाले बहुत है, ठीक है। 1 in 8,000, 8,000 में से नहीं, हमारा 8,000 है एनसीईआरटी, यू हैव टू फॉलो, केमिस्ट्री में होगा तुम्हारा 20,000। 1 in 8,000, पर आगे तो सुनो, आप लोग का आई थिंक 180 होगा, 180 वाला था ना। आर स्कैटर्ड एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा स्कैटरिंग एक में से 8,000 में से एक करता था, ठीक है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। काफ़ी बुक्स में अलग अलग दिया, मैंने 10,000 भी पढ़ा है कहीं पे, कहीं 20,000 भी है, मतलब बहुत ज़्यादा है, समझना बहुत ज़्यादा है, अपने एनसीईआरटी फॉलो करनी, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दिया है, इवन रेफरेंस बुक में भी मैंने यही देखा है, ठीक है। 8,000 ने दिया है, सब एनसीईआरटी फॉलो करेंगे ना, रेफरेंस बुक अलग लिखेगी तो बच्चा कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ आपको रेफरेंस बुक में भी मिलेगी। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो थे वो सीधे जा रहे थे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा भाई ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, तो ट्रेजेक्ट्री के को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या कह रहा है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ एटम एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये तेरा गोल्ड का एटम है और उससे हमने अलग अलग थीटा बताया, ठीक है। और इसका भी एक रिलेशन है, ये वाला cot थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2b बाई r नॉट। नाउ व्हाट इज दिस r नॉट, r नॉट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। दीज आर एक्सपेरिमेंटली गिवन वैल्यूज, cot थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2b बाई r नॉट, लिख लेते हैं यहाँ भी, ठीक है। cot, इस पे भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे, इज इक्वल्स टू 2b बाई r नॉट, 2 बेरो, इसे याद रखना, ठीक है ना, जैसे अपने याद रहना चाहिए, जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, डिराइव तो करना नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा, यस सर। तो 2 बेरो, ठीक है। चलो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके ऊपर भी बेटा क्वेश्चंस आए अच्छे वाले, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी, इसकी एनर्जी थी, ये एनर्जी अराउंड 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। काफ़ी बुक्स में इसको 7.7 भी दिया हुआ है, 7.7 का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन अपनी जो वैल्यू है वो 5.5 लेनी है, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब अल्फा पार्टिकल कितना नजदीक आकर रिटर्न गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान ले कि ये तेरा, ठीक है, और ये अपना न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में बहुत सारे तेरे चार्जेस है ना, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव, जो क्या करने वाले हैं, न्यूट्रॉन्स भी है बहुत सारे, ठीक है, इवन न्यूट्रॉन्स भी है। तो अभी होगा क्या, सी, यहां से मान ले तूने अल्फा पार्टिकल भेजा, मान ले तूने 5.5 MeV एनर्जी से तूने भेजा, हाई एनर्जी पार्टिकल है, तो होगा क्या, जैसे अप्रोच करेगा ना इसको, इसकी काइनेटिक एनर्जी विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज आप सोचो, प्लस है, प्लस के सामने कोई प्लस आ रहा है, तो क्या होगा सोचो, प्लस प्लस रिपेल करेंगे। एंड आपने एक चीज़ पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वह जैसे स्प्रिंग फोर्स था, तो जैसे स्प्रिंग को अपने दबाते थे तो वह एनर्जी स्टोर करती थी, जितना डिस्प्लेसमेंट उतनी एनर्जी ज़्यादा, यस और नो। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, प्लस को प्लस के सामने लेकर जाओगे तो इट विल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे तेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एक पॉइंट पर स्टॉप होगा। कब स्टॉप होगा, जब तेरी पूरी काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप लोग ग्रेविटी में पढ़े थे वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें चार्जेस आएंगे,
जैसे आपने जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर, यस और नो, माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर। यहाँ पर होगा जी नहीं के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला था जी एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। वहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला था माइनस ऑफ जी एम बाय आर, यहाँ पे होता है के क्यू बाय आर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे जी एम वन एम टू अपॉन आर, यहाँ पर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर फोर्स में आएगा खाली। क्लियर है बेटा, डन, ओके। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, जैसे अल्फा को मैंने स्टॉप किया यहाँ पे, ठीक है, कहीं एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप होगा, तो वो जहाँ पे स्टॉप होगा, जहाँ पे स्टॉप होगा वहाँ का इस से डिस्टेंस, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, दिस इज योर आर नॉट, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ पे वो रुक जाता है। अब जहाँ पे वो रुक गया तो यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रुका हुआ है, जिस पॉइंट पे वो रुकता है तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मान लो इसका चार्ज कितना होगा बता, कहना इसे इसका चार्ज है 2e और इसका चार्ज जो है वो z होता है। मान लें गोल्ड है 79e, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है 79, तो गोल्ड है तो 79e, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो तेरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मान ले 5.5 MeV थी, तो मैं इसको के कहता हूँ, के अल्फा, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बिकम्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज के Q1 Q2 बाय R, ठीक है। तो क्या यहाँ से मैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच दे सकता हूँ, तो मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R नॉट हो जाएगा क्या 2, यहाँ पे 2 जा कर दे, है ना, जो भी कट होता है वो कट कर लेते हैं, तो ये तेरा हो जाएगा ZE स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के अल्फा, ठीक है। ये तेरा R नॉट की वैल्यू आ गई। तो उस R नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता है, देखो कॉट थीटा बाई 2 का एक और एक्सप्रेशन मस्त सा मिलेगा, ठीक है। क्या है देख ले, अगर तू R नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करता है तो योर कॉट थीटा बाई 2 बिकम्स इक्वल्स टू 2b इम्पैक्ट पैरामीटर बाय Z E स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के अल्फा। तो इस पर से भी अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हैं, तू बैरो और उसको वो कर लो कंबाइन, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे भी निकाल सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें तुझे दे देंगे और इम्पैक्ट पैरामीटर पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं कि मान ले, मैंने एक चीज़ पीछे हमने देखी ना, यहाँ पे सी इम्पैक्ट पैरामीटर जब 0 होगा तो तेरा स्कैटरिंग एंगल 180 होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप इस इक्वेशन से पता कर सकते हो, ठीक है। मान ले इफ b इक्वल्स टू 0, तो क्या मेरा कॉट थीटा बाई 2 0 हो जाएगा, यस और नो। अगर मेरा कॉट थीटा बाई 2 0 है तो क्या मेरा थीटा बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या मेरा थीटा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से ये भी कंफर्म कर सकते हो कि कितने स्कैटरिंग एंगल पे मेरा इंपैक्ट पैरामीटर कितना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज नथिंग बट जस्ट कंपेयर टू एनर्जीज एंड यू विल गेट अ रिलेशन वेयर यू कैन फाइंड आउट आर नॉट विच इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, एंड दिस इज नथिंग बट, इसको अगर आप पुट भी करोगे, वैल्यूज अगर लाओगे, सारी वैल्यूज अगर 5.5 के लिए कैलकुलेट करते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिलेगा आर नॉट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रेडियस। फर्मी में होती है ना 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है, तो इसके आसपास के रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल रहे थे, ठीक है। कि न्यूक्लियर रेडियस मतलब अंदर तक चला जाता है वो, मतलब जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को इससे डिफाइन होने वाला था, इससे कंक्लूजन आने वाले अभी बहुत सारे, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट्स को बोले एक्सपेरिमेंट करके आना, ये तो भाई पूरा डेटा लेके चले गए, लो भाई पकड़ो 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 पकड़ो, ठीक है। अब माई बाप आप बोलो हमने तो सब कर दिया, अब दुनिया को क्या बताना है बोलो इससे, समझ में? तो पेपर पब्लिश होता है, कभी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं तो एक पेपर पब्लिश होता है साइंटिफिक जर्नल में, तो ये एकदम अच्छा वाला कुछ आने वाला था मार्केट में, ठीक है। दैट इज रुदरफोर्ड के कंक्लूजन्स। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिया, सबसे पहला कंक्लूजन,
उसने सारी चीज़ें देख के कंक्लूजन दी कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है 0 डिग्री स्कैटरिंग एंगल पे साला तेरा मैक्सिमम अल्फा जा रहा है, मतलब तेरा पूरा एटम खाली है, तेरा पूरा एटम ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ एटम इज एम्प्टी। मेजॉरिटी अंकल को गलत प्रूव किया ना, अंकल ने तो पूरा रायता फैला दिया था, बोले पूरा पल्प है। किसने? थॉमसन ने। तो पहला तो वो गलत प्रूव हो गया है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन्स में, बोलो। यस, कि सिंस मेजॉरिटी of alpha particles are undeflected, hence it can be concluded that, or it can be said that most of the atom space is empty। तो मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस कैसी है? एम्प्टी है। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज उन्होंने क्या बोली कि भाई उन्होंने ये बोला कि क्योंकि सारी चीजें स्पेस खाली है तो मेजॉरिटी ऑफ मास इज सेंटर्ड एट अ वेरी स्मॉलर स्पेस एट द सेंटर ऑफ एटम, और वहां से उस स्पेस को डिफाइन किया गया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसी वजह से रदरफोर्ड के मॉडल को हम कभी कभी न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की बात उन्होंने ही करी थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी आज भी आप गूगल करोगे तो किसके नाम पे आती है? रदरफोर्ड के नाम पे आएगी। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई मोस्ट ऑफ द मास और मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज एट द center of an atom in a very small space called nucleus। तो यहां से न्यूक्लियस डिफाइन किया गया। न्यूक्लियस के अंदर जो मास है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है? ये क्या देख के बोला उसने कि भाई अल्फा पार्टिकल को रोक देता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसको रोकने वाला पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सिंस इट रिपेल एंड स्टॉप्स द हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स। और एक और चीज बताई उन्होंने जो थॉमसन की भी सही थी कि भाई एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, उन्होंने भी एग्री किया। ठीक है, तो भाई वो बात उसकी सही थी, चलो उसके अपने क्रेडिट नहीं लेते। ठीक है, लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से इतनी चीज़ें एटलीस्ट क्लियर हो गई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की बात थी, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? ठीक है, तो अब ये भी इंसान तो स्मार्ट था कि उसको पता है। अब उसने क्या किया? क्लासिकल फिजिक्स देखा कि क्लासिकल फिजिक्स में अगर सेंटर पे कोई चीज़ होती है तो अगर सेंटर पे नेगेटिव चार्जेस नहीं है, सेंटर पे अगर वहाँ होते, अगर नेगेटिव चार्जेस मिक्स होते पॉजिटिव के साथ, तो मेरा अल्फा जो पार्टिकल है उसको रिपेल नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, क्योंकि तेरा न्यूक्लियस न्यूट्रल हो जाता। जैसा तो उसको ये चीज़ पता है कि नेगेटिव बीच में तो नहीं है, तो अब कहाँ होने चाहिए? आजू बाजू होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय, सॉरी न्यूक्लियस इज सराउंडेड, इलेक्ट्रॉन कहाँ से सराउंडेड? यहाँ आएगा तो ठीक है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड। क्या कहेंगे? दे आर ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। तो बहुत हाई स्पीड में उसको ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, अब
ऑर्बिट कैसी होगी, तो वो नहीं समझा पाए थे, क्योंकि देखो रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि एट्रैक्टिव फोर्स, कोलंबियन एट्रैक्टिव फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते, अरे तू बोलेगा ना ऑर्बिट में कैसे रहेगा भाई, अगर कोई भी चीज़ ऑर्बिट में कैसे रह सकती है, सोच ले, अगर कोई भी चीज़ ऑर्बिट में है तो वो उसी ऑर्बिट में तभी रह सकती है इफ देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फोर्सेस, है ना। इंटरनल फोर्स आउटवर्ड फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सारी चीज तो हो गई क्लासिकल फिजिक्स, है ना, क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन अब इसमें भी कुछ जोल था। क्या जोल था कि भाई रुदरफोर्ड की बात, चलो ये सारे पॉइंट्स तो मान ले क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा है, लेकिन भाई अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो भाई ऐसी कोई भी चीज़ है तो क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी चीज़ एक्सिलरेटेड मोशन करती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। अब जो एनर्जी रेडिएट करता है उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तूने दिया तो तेरे पास तो कम होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो तेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली अपनी ऑर्बिट को छोटी करता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में जाके टकरा जाएगा। तो इसके बारे में ये कोई नॉलेज नहीं दे पाए। फिर अपने हीरो की एंट्री होती है नील बोर, उन्होंने साला अपने अलग ही मॉडिफिकेशन दी, सारी चीज़ें एक्सेप्ट दिस कि वो कोई भी ऑर्बिट में हो सकता है, कोई भी ऑर्बिट में हो सकता है। दो प्रॉब्लम आ रही थी, पहली मैंने आपको बताई स्टेबिलिटी इश्यू था। सेकेंड चीज़ क्या थी कि भाई सेकेंड चीज़ ये थी कि अगर एक्सेलरेटेड है, कोई भी ऑर्बिट में है, तो वो वेराइटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन दे सकता है। लेकिन हमने जब भी रेडिएशन निकाले किसी भी एटम से तो वो बहुत ही डिस्क्रीट थे, मतलब आपको ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी। एक्चुअली क्या होना चाहिए, पूरा स्पेक्ट्रम होना चाहिए, वेराइटी ऑफ रेडिएशंस तेरे को मिलने चाहिए। वो हर बार एक फिक्स रेडिएशंस दे रहे थे। मतलब अगर जब भी कोई एटम को एक्साइट किया जाए, जैसे बामर सीरीज हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक्साइट करते हैं, हाइड्रोजन को एक्साइट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हम लोग एनर्जी देते हैं। फिर एक्चुअली हमें तब तक नहीं पता था अच्छा ये ऐसे होता है। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चलता है। ये एक्साइटेड स्टेट की बात ही बोहर ने दी थी कि भाई एक एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में होता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो वो ऑर्बिट्स को डिफाइन किसने किया, नहीं, इसकी थ्योरी में एक ही लूप होल था, क्या ऑर्बिट डिफाइन नहीं थी, क्वांटम फिजिक्स का मिक्सचर है। इसने खाली किससे सोचा, क्लासिकल फिजिक्स से सोचा। और क्लासिकल फिजिक्स में इसको दागा किसने दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसके साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि भाई अगर तू क्लासिकली सोच रहा है तो ऐसा तो नहीं हो रहा, चले रिजल्ट अलग ही आ रहे। तो फिर नील बोहर ने ये दो तीन चीज़ें बताई। अब सारी चीज़ें नील बोहर के अकॉर्डिंग चलने वाली है। इन भाई का यहाँ पे हो गया डन काम, न्यूक्लियस ढूंढ दिया। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे बड़ा पजल यही था कि चार्जेस होंगे कहाँ, तो उसके बारे में बात कर दी। ठीक है भाई, सेंटर पे सारे पॉजिटिव होंगे, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, अब कहाँ घूमेंगे वो तुम पे ढूंढ लो। ठीक है, करो भाई तुम भी रिसर्च, सलाह हम ही करेंगे कैसा। ठीक है, तो अभी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म था, तो भाई अभी सभी उस पर लग गए थे। और अपने जो नील बोर थे वो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। ठीक है, अभी यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। उसने क्या किया है, सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है उसको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस से कंपेयर किया है, मतलब रिलेटिव कंपैरिजन किया कि मान ले अगर यहाँ पे तेरा सन है, इफ दिस इज सन एंड द अर्थ इज इन दिस ऑर्बिट, मान ले यहाँ पे अर्थ है तेरी, ठीक है, और अगर ये तेरा न्यूक्लियस है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होगी क्या इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, कंपैरेटिव साइज में स्टडी कर। अगर इफ दिस इज ब्रॉट टू द साइज ऑफ सन, समझ में आया, तो बट ऑब्वियसली इसको नजदीक लाओगे तो इलेक्ट्रॉन भी दूर जाएगा ना, जूम कर रहे हैं हम पूरा उसको। तो अगर हम न्यूक्लियस को जूम करेंगे पूरा सन जितना कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन अभी जो अर्थ जितनी दूर है क्या उसके जितना ही सिमिलर होगा, उससे कम होगा कि उससे ज़्यादा होगा,
तो सबसे पहले तो हमें रेशो निकालना है कि भाई इसका रेशो कितना है और इसका रेशो कितना है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। चलो इसका रेशो में पता है कि भाई रेडियस कितना है, एक फेम्टोमीटर ले लेते हैं, 10 पावर माइनस 15 मीटर गिवन है। टू द सन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन एन ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन कितनी ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, 10 पावर माइनस 10। तो हम इसका रेशो निकालते, चलो मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर डिस्टेंस 10 पावर माइनस 10 मीटर के ऑर्डर का है इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, और न्यूक्लियर रेडियस है वो 10 पावर माइनस 15 मीटर है। तो अगर आप इसका रेशो लो तो 10 पावर, इसका अगर हम रेशो लेते हैं 10 पावर माइनस 10 अपॉन 10 पावर माइनस 15, तो कितने का आ रहा है, 10 पावर 5, मतलब 10 पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज द रेडियस ऑफ एटम। 10 power 5 times the radius of nucleus is the radius of atom. So there must be, इसका अगर देखें इसके साथ कंपैरिजन करें तो कितना आ रहा है, अगर 10 power 5 टाइम्स कर दूं, चल मैं इसको 10 power 5 टाइम्स कर देता हूँ रेडियस ऑफ सन को, जो गिवन है मुझे कितना है, द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज दिस मच, द रेडियस ऑफ सन इज 7 इंटू 10 पावर 8। तो ये तेरे को दिया है 7 इंटू 10 पावर 8। अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूँ, है ना, तो ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ डैश कितना होना चाहिए था, 7 इंटू 10 पावर 8 का 10 पावर 5 टाइम्स, विच शुड बी 7 इंटू 10 पावर 13 मीटर, लेकिन एक्चुअल कितना है 1.5 इंटू 10 पावर 11। तो छोटा है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन और दूर होगा। समझ रहे हो कंपैरिजन, समझ रहे हो क्वेश्चन की भावना, यस। तो इट इज जस्ट कंपेयरिंग द रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ सन एंड अर्थ सिस्टम एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्लियर। तो यहां पर on comparing with existing distance, कितना है, existing distance of 1.5 into 10 power 11 meter, it can be said that electron will be farther, ठीक है, वो दूर होगा कंपेयर टू अर्थ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गेगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 MeV। 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर तेरा काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लोग ने याद करो क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंपेयर किया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी होती है, याद करो इसकी कितनी थी, K इंटू 2E इंटू ZE अपॉन R0 का स्क्वायर नहीं था, R0 ही था। R0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Z कितना लिया इसने, अल्फा पर एक्सपेरिमेंट इसका गोल्ड था, तो Z 79 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, तो 2.56 इंटू 10 पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाय K अल्फा इन जूल, तो 7.7 इंटू 10 पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और फिर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सीधा। बताओ तो कितना आ रहा है R0, समथिंग आएगा देखो तो 10 पावर कितने में आ रहा है और वैल्यू क्या आ रही है, 295.4 हाँ इंटू 10 पावर माइनस 16। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 2.95 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर, तो आ रही ना वैल्यूज, -15 -14 के आसपास आ रही है, ठीक है, तो हम सही से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं भाई, सही है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना होगा, क्लासिकल फॉर्मूला है, हम जो पढ़े रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आप लोग जो पढ़े स्ट्रक्चर में वो 0.53 दिया ना आप लोग ने, 53 पिकोमीटर है ना, तो वो जो 53 पिकोमीटर है वो हम वैसे भी देखने वाले यूजिंग बोर्स थ्योरी। बोर के अकॉर्डिंग हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में कितना, फोर्थ ऑर्बिट में कितना, थर्ड ऑर्बिट, वो फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो n स्क्वायर, लेकिन वो n की बात अभी तक की नहीं है, वो कौन करेंगे आके, बोहर करेंगे। जब तक हम बोर की थियरी नहीं समझा देते हम n की बात नहीं करेंगे, तो हम अभी क्लासिकली फाइंड करना है। कैसे फाइंड करने वाले, क्लासिकली। तो क्लासिकली कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करना है मुझे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, Ze, और ये जो है ये मेरा क्या है,
ऑर्बिट, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को जो आउटवर्ड फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, mv²/r, और यहाँ पर जो लगेगा वो k ZE/r²। तो यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग आपको मिलेगा k ZE²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, तो ये r से एक r गए तो तेरे को r मिलना है कितना, k ZE²/mv²। ठीक है, तो ये एक क्लासिकल कह सकते हैं हम, एक क्लासिकल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये आपने सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया था। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे वेलोसिटी को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला मिलेगा, इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, ऐसा हम प्रूव करने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, हाँ, इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 EV एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट a hydrogen atom into a proton and electron. Compute the orbital radius and velocity of electron in a hydrogen atom. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये एनर्जीज पुट कर सकते हैं, यहाँ पर ये हाफ mv² है ना, उसके यहाँ पे एनर्जी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट ये हम सॉल्व नेक्स्ट इसमें करते हैं, सबसे पहले ड्रॉबैक देख लेते हैं। चलो, ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल क्या है, तो क्या ड्रॉबैक था, दो ही ड्रॉबैक थे, बोलो पहला क्या ड्रॉबैक था, बोलो व्हाट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। हाँ, स्टेबिलिटी। क्या क्या कहेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि भाई जो भी अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन एनी ऑर्बिट, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन एनी ऑर्बिट, देन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज मस्ट लूज एनर्जी, है ना। इफ एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज लूजेज एनर्जी, द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट शुड श्रिंक एंड शुड श्रिंक टू जीरो वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको डायग्राम से भी बता सकते हैं कि भाई तेरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होती, ठीक है, ऐसे चला जाएगा वो। ठीक है, ये तेरा न्यूक्लियस है, फाइन। तो हम ये कह सकते हैं पहले पॉइंट के लिए कि फॉर अ कंटिन्यूअसली एक्सिलरेटिंग चार्ज, for a continuously, yes, accelerating charge, it must radiates, yes, energy, it must radiates energy continuously according to electromagnetic theory, according to electromagnetic theory. So radius of orbit of electron, radius of orbit of electron must be continuously reducing and becomes zero, then electron falls into the nucleus. ठीक है, बट दैट वाज नॉट द केस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी ये जो बात थी कि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी से घूम रहा है, वो रुदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे, तो वो तो बात गलत हो गई थी। ठीक है, दूसरा कि फॉर एक्सिलरेटिंग चार्ज मस्ट emit radiations of all frequency spectrum, but it was observed that only some spectral lines are present in an atomic spectra, तो अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं कि एटम ने जो दिए हुए रेडिएशंस है तो उसमें सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती, उसमें कुछ ही रेडिएशंस आपको फोटॉन्स मिलते हैं, कुछ ही टाइप के, और फिक्स उतने ही मिलते हैं। ठीक है, तो यही एक हिंट था कि बोहर को पता चला कि यार मतलब अगर वो फिक्स एनर्जी लेवल्स दे रहा है मतलब वो कोई भी ऑर्बिट में तो नहीं होगा,
है ना, तो वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर ही होना चाहिए। तो ये दो चीज़ ऐसी थी जो हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में देखते हैं, और इसी को इंप्रूव करने वाले कौन, देखो न्यूक्लियस की तो कोई बात थी ही नहीं, न्यूक्लियस तो पहले क्लियर था पूरा। ये सारी डिस्कशन अब इलेक्ट्रॉन्स की होने वाली थी, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, कैसे एग्जिस्ट करेंगे, किस क्या क्या रूल को फॉलो करेंगे, उसकी ऑर्बिट के क्या रूल होने चाहिए, है ना, कैसी होनी चाहिए ऑर्बिट, एनर्जी लेवल्स क्या होने चाहिए, ये सारे डिस्कशंस अब हमारे बोर अंकल करने वाले, और वो देने वाले एक अलग सी थियोरी जो है अपनी 3 पॉस्टुलेट में की हुई है। ठीक है, स्मार्टी है, देख बैठिए, है ना, बोर दादा। ठीक है, पॉस्टुलेट नंबर 1, सबसे पहला बोर का पॉस्टुलेट ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन, यस, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिट एंड दैट ऑर्बिट आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जिसके अंदर एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्बिट्स होती है जहां पे एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो पहले पॉस्टुलेट के अंदर उसने ऑर्बिट को डिफाइन की, फिर दूसरे पॉस्टुलेट के अंदर उसने बोला कि ऑर्बिट क्या रूल फॉलो करेंगे, दूसरे पॉस्टुलेट के अंदर ये कहा कि ऑर्बिट रूल फॉलो करेंगे कि उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम mvr मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये रूल फॉलो होना चाहिए। और थर्ड में बोला कि कोई भी अगर रेडिएशन या फोटोन निकलता है तो वो तभी पॉसिबल है अगर एक एनर्जी लेवल एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट पर जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो वो दो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है वही तुम्हारे फोटोन की एनर्जी होगी। हमने पहले क्या डिफाइन किया, पहले क्या बोला, बोलो फर्स्ट पॉस्टुलेट में कि ऐसी ऑर्बिट में होगा जो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट है जहां पर एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और उससे नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकंड पॉस्टुलेट में स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कंडीशन दी, भाई स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब ऐसी ऑर्बिट होती है जहां पर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और अब क्योंकि मेरी ऑर्बिट फिक्स हो चुकी है, मेरी ऑर्बिट फिक्स है, इलेक्ट्रॉन इसके अलावा कहीं और एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो एक जगह से दूसरी जगह पे फिक्स कूदेगा वो, और जब वहां पे आता है तो वहां पे आने वाली जो एनर्जीज है वो भी फिक्स है, वो फिक्स एनर्जी गैप जो है उसी एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। इसी वजह से तुम्हारा जो वो डिस्क्रीट आ रही थी, तुम्हारी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा थे वो एकदम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था, वो स्पेक्ट्रम भी एक फिक्स लाइन से बना होता। अगर आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से वो लाइन देखते हो तो उसको अगर जूम करते हो उस रेडिएशन को, तो जूम करके देखें तो पता चलेगा लाइन्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, देयर वर लाइंस। लाइंस मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे आया, फोटोन दिया, फिक्स फ्रीक्वेंसी का फोटोन, उसके बाद दूसरी से फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या तो यहाँ से नीचे कूदा एकदम तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब देयर वर फिक्स सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट वर ऑब्जर्व। समझ में? तो पहला जो पॉस्टुलेट है वो क्या डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट पॉस्टुलेट वाज डिफाइनिंग दैट, पॉस्टुलेट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन अ discrete orbits where energy is constant and that orbits are called stationary orbit, stationary orbit। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट बेटा डिफाइन हो गई। सेकेंड थिंग है पॉस्टुलेट नंबर 2, पॉस्टुलेट नंबर 2 ये कहता है कि angular momentum of electrons in a stationary orbit, in a stationary orbits is an integral multiple of, is an integral multiple of h/2π। मतलब यहां पे फॉर्मूला डिफाइन कर सकते क्या, mvr is equals to nh/2π। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, तो द एनर्जी ऑफ फोटोन emitted by an atom, emitted by an atom is the energy difference, is the energy difference of two stationary ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। देखो अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सी डेल्टा ई इक्वल्स टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल एंड दैट इज इक्वल्स टू HF। जो भी तेरा फोटोन निकला h/λ उसकी जो भी एनर्जी HF, वो डेल्टा ई मतलब दो लेयर से यहां पे तेरा इलेक्ट्रॉन गया तो इनका बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, उसके जितना ही एनर्जी वाला फोटोन तेरा बाहर आएगा।
ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट उसने, 3 पॉस्टुलेट्स, दिस 3 पॉस्टुलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको 3 पॉस्टुलेट इसी तरह से याद रखने हैं। पहले पॉस्टुलेट में ऑर्बिट को डिफाइन किया, दूसरे पॉस्टुलेट में उसकी कंडीशन बताई, तीसरे पॉस्टुलेट में एनर्जी डिफरेंस की बात की। क्योंकि दोनों दोनों चीज़ें जो थी वो यहाँ पर इसका जो ड्रॉबैक था, है ना, ये नहीं समझा पाए थे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टांग अड़ा रही थी। अगर क्लासिकल फिजिक्स में घुसोगे तो क्लासिकल फिजिक्स के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स नहीं है ये, क्वांटम फिजिक्स है, जहाँ पे एन लग जाता है ना, चीज़ें क्वांटाइज हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन रूल आ गया, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ से फिर पूरी मैथमेटिकल चलने वाली है, चीज़ें हम बहुत सारी इसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, nth रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें देखी, है ना। तो एटम्स के अंदर सबसे पहले काम किसने किया, डाल्टन ने बोला कि इंडिविजिबल होता है, वो कभी बनाया नहीं जा सकता, हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, जितने एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाल्टन ने बताई। दूसरा, थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल फर्जी दिया था, ये भी फर्जी दिया था। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें अच्छी थी खाली, कि भाई एटॉमिक रेडियस नहीं बताया था उसने और वो न्यूट्रल होता है, ये बात करी थी। बाकी इसने ऐसा बोला पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इलेक्ट्रॉन तैर रहे होंगे ऊपर, जो एक्चुअली में इनफैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने अपने दोनों जो स्टूडेंट्स थे उनको असाइन किया था ये टास्क कि भाई तुमको इस तरह से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना है। तो गोल्ड फॉइल उन्होंने 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर के लिए बिस्मथ 83214 एलिमेंट यूज किया, जिंक सल्फाइड का कोटिंग करके स्किंटिलेशंस देखकर स्कैटरिंग एंगल निकाले। तो पता चला भाई मोस्ट ऑफ तो सामने आ रहे थे और कुछ थे जो पीछे भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बैकवर्ड स्कैटरिंग भी आपको देखने को मिला था और माइक्रोस्कोप से स्किंटिलेशंस देखे थे हमने। हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल को आपने उसके ऊपर इंसिडेंट किया था। नेक्स्ट, स्कैटरिंग एंगल वर्सेस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड। तो जो हमने देखा तो इस तरह से उसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा था, सबसे ज़्यादा कम एंगल पे सबसे ज़्यादा थे और ज़्यादा एंगल पे सबसे कम थे। ठीक है, और यहाँ पर एक इक्वेशन हमने देखा, एन ऑफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा। फिर यहाँ पर इंपैक्ट पैरामीटर को डिफाइन किया और इंपैक्ट पैरामीटर किस तरह से स्कैटरिंग एंगल को इफेक्ट करता है उसका इक्वेशन देखा, cot θ/2 इज इक्वल्स टू 2b/r0। ठीक है, और r0 को भी हमने डिफाइन किया, r0 इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको फाइंड किया, 2 एनर्जी को कंपेयर किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल इज कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा आगे कंक्लूजन्स क्या थे भाई। तो रदरफोर्ड के पूरे एक्सपेरिमेंट्स हमने इतने कंक्लूजन निकाले कि भाई अल्फा पार्टिकल जो है वो मेजॉरिटी जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इसका वजह ये है कि पूरा एटम ऑलमोस्ट खाली है ना, पूरा के पूरा मास बीच में सेंटर्ड है, उसको नाम दे दिया है क्या, न्यूक्लियस। इसी वजह से रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने और क्या चीज़ें बताई इन्होंने, पॉजिटिवली चार्ज होता है पूरा के पूरा, क्योंकि रिपेल करके स्टॉप करता है, न्यूट्रल होता है ना, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं वो भी क्वेश्चन थे, तो सराउंडेड बाय न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी हाई वेलोसिटी से आजू बाजू घूम रहे होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने का एक क्या जनरेट हो जाए, आपका आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस होता है, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट का एक क्लासिकल फार्मूला देखा और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल देखे कि भाई रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि भाई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स तो चल रहा है, तो क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो ये कहती है कि तेरे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो वो एनर्जी देते रहेंगे, देते देते एनर्जी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, रेडियस कम होती जाएगी और अल्टीमेटली वो फॉल कर जाएंगे कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। और दूसरी एक चीज़ नहीं समझा पाया था रदरफोर्ड का मॉडल कि भाई तू कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो ये कहती है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है ना, अगर एटम कुछ भी एमिशन करेगा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, बट हमने जब स्पेक्ट्रम देखा एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो वो तो एक डिस्क्रीट फोटॉन्स आपको मिल रहे थे, तो वो तो तेरी थियरी समझा नहीं पा रही है, तो तेरी थियरी न्यूक्लियस के लिए बराबर है, प्रोटॉन्स के लिए बराबर है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी, इलेक्ट्रॉन्स को समझने में। फिर इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए 3 पॉस्टुलेट दिए किसने, नील्स बोर ने क्या बोला, पहला पॉस्टुलेट ऑर्बिट को डिफाइन किया कि भाई देयर इज सम ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, और यही स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है उसके अंदर एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सेकंड पॉइंट में उसको डिफाइन किया, ठीक है, पहले ऑर्बिट बताई, कंडीशन बताई, ऑर्बिट की क्या कंडीशन रहेगी, भाई स्टेशनरी ऑर्बिट की एक ही कंडीशन है क्या, mvr मस्ट बी इक्वल टू nh/2π, ठीक है। और सेकेंड थिंग बताई कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है तो जो एनर्जी डिफरेंस आता है उतने ही एनर्जी का फोटोन वो बाहर देगा, ठीक है। अब आगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, सी वी हैड ऑलरेडी सीन कि भाई अगर कोई न्यूक्लियस है जिसमें Ze इज द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैं ये कहूँ लेट्स से दिस इज द
रेडियस ऑफ एटम, और ये बेटा अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर साइड क्या लगेगा, एक फोर्स, कितना, mv²/r, और अंदर साइड क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, Fe। यस, तो ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हम ये कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम mv²/r मस्ट बी इक्वल्स टू k q1 q2/r², 1/4 एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू E बाय r²। तो यहां से एक आर गए, ठीक है। और नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस, तो बोहर्स हाइपोथेसिस क्या कहता है, बोहर्स हाइपोथेसिस ये कहता है कि भाई mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। तो क्या यहां से हम वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, कितनी होगी, nh/2πmr, इक्वेशन 1। लेट अस से दिस इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 1, पुटिंग 2 in 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हम v की वैल्यू अगर यहां पे बेटा पुट करें तो क्या हम ये कह सकते हैं, m v स्क्वायर, व्हाट इज v स्क्वायर, n² h² बाई 4 π² m² r² इज इक्वल्स टू Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ये क्या r कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई और एक 4 पाई उड़ेगा, और कुछ उड़ रहा है क्या, mm गेले, mm भी गेले। चलो फिर हाँ, अब ये हो जाएगा तेरे को r चाहिए ये वाला, तो n² h² एप्सिलॉन नॉट बाई पाई z m e²। तो तेरा यहाँ पर बेटा रेडियस ऑफ ऑर्बिट का सीधा फॉर्मूला आ रहा है, n² h² एप्सिलॉन नॉट बाई पाई z m e²। देख लो ये आना चाहिए। यस, अब आप बेटा यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि सी, क्या h कांस्टेंट है, क्या एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्या पाई कांस्टेंट है। अगर एटम फिक्स है तो z कांस्टेंट है। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो z 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात करें तो फॉर हाइड्रोजन। और ये m जो है वो भी इलेक्ट्रॉन का मास है, कांस्टेंट है, ई का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये आप सारी चीजें कैलकुलेट करते हो तो आपको h² एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e² की वैल्यू 53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर मिलेगी, या हम इसको 53 पिकोमीटर कहेंगे, मीटर तो नहीं कहेंगे, अभी नहीं डालते, यूनिट नहीं डालते, अभी रुको, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू आएगी, 53 पिकोमीटर से मैं याद रखता हूँ, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ईजी है। तो अभी यहाँ पर हम ये कहेंगे, इसको R0 बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, दिस इज R0। आई थिंक आ ही जाएगा, मीटर में आ जाएगा, क्योंकि Z का तो कोई यूनिट होगा नहीं और N का भी कोई यूनिट नहीं है, तो ये मीटर में आ जाएगा। इसको 53 पिकोमीटर कह सकते हैं, क्योंकि R0 बोल दिया ना हमने, बेसिक रेडियस, ठीक है। तो बेसिक रेडियस की अगर हम बात करें तो r ऑफ nth ऑर्बिट कैन बी गिवन एज n² बाई z इंटू r0। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरी सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन की, चलो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो z इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1, तो यही हो गया, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन की फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इंटू 16 करो, काम हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम सीधा निकाल सकते हो। सी बट याद रखना, दिस कैलकुलेशन इज ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोले तो क्या, यस तेरा एक तो He +2 हो गया, +2 +1 +1 +2 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, पूरा ही निकाल देगा तो क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, Li +2 Be B इस टाइप के सो ऑन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन आए तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह आ जाती है पिक्चर में, तो उसकी वजह से हम लोग ने सिर्फ ये क्लासिकल फिजिक्स लगाया था ऐसे एलिमेंट को कि जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये बात हो गई nth ऑर्बिट के रेडियस की। नाउ बात करेंगे हम एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगी, ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने बात की थी कि भाई एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी कितनी होगी हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए बेटा, यस लेट्स सी। तो देखो उसके लिए अगेन व्हाट आई विल बी डूइंग, एक न्यूक्लियस लेंगे, उसके आजू बाजू एक ऑर्बिट बनाएंगे, ठीक है, और मान ले यहाँ पे तेरा Ze चार्ज है, ये तेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस है r,
ठीक है, अब एनर्जी देखते हैं, चलो भाई कौन कौन सी एनर्जी, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मान ले कुछ स्पीड से घूम रहा है वो, तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं, डेफिनेटली होगी। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज इट इज एट सम डिस्टेंस ऑफ टू द अदर चार्ज, तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर भी रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस क्यू आएगा, तो तेरी जो एनर्जी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, है ना। तो ये हो जाएगा तेरा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इक्वेशन 1। नाउ कैन आई से दैट देयर आर बैलेंसिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस mv स्क्वायर बाई आर इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या बेटा यहाँ से एक आर गए, अगर मैं यहाँ पे एक हाफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे एक हाफ मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या मेरा ये हाफ एम वी स्क्वायर मुझे काइनेटिक जैसा दिख रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, यस पहले लिख देते दोनों वैल्यूज, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो फाइनली आई विल बी गेटिंग माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इस पे पूछे हुए हैं, और ये सेम चीज़ हमने प्लानिटरी मोशन में भी देखी थी, है ना, कि वो उसका रेशियो होता है 1:2:1 और -1। टोटल एनर्जी जो होती है हमेशा काइनेटिक जितनी होती है। उस पर क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी -x जितनी है तो काइनेटिक कितनी होगी, +x जितनी होगी, ये सुन। तो यहाँ पर और उसको फेंकने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर निकालने के लिए टोटल एनर्जी जितनी, और टोटल एनर्जी है कितनी, काइनेटिक जितनी। तो उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है अगर तूने उतनी ही एनर्जी वापस दे दी तो वो ऑर्बिट को छोड़ देगा, यस और नो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप रेशियो देखो तो वो आएगा -1:1:-2। ठीक है, पोटेंशियल डबल होगी, नेगेटिव, पोटेंशियल डबल होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, कभी कभी ये दो का रेशियो पूछ लेते हैं, कभी कभी ये दो का पूछ लेते हैं, कभी कभी ये दो का पूछ लेते हैं। सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा, इससे 3 एमसीक्यू बनेंगे सीधा। ठीक है, क्या हो गया, कौन सा डबल आएगा ना बेटा। ये अगर तेरा x है काइनेटिक और टोटल तो पोटेंशियल 2x होता है। अगर तू उल्टा देखेगा तो उसको x लेगा तो ये 1/2 होंगे। हाँ, अगर तू टोटल इसके रिस्पेक्ट में देखेगा, इसको तूने x किया ना तो ये x/2 होंगे। समझ में आया, मैंने इसको x बोला तो ये क्या हो जाएगा, डबल। क्लियर है बेटा, डन है ऑल। ठीक है, तो ये देखो ये दो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और हाँ, इसके अंदर भी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो रेडियस का फॉर्मूला पीछे आया क्या था, ये n²/z/r0, या इसको रख सकते हैं n²h²ε0/πz/m²। तो ये अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इसमें टोटल एनर्जी के अंदर, तो बेटा ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तेरा हो जाएगा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा -(z²/8πε0 -(z²/8πε0)। रेडियस की जगह पे बेटा आ जाएगा तेरा n²h²ε0 अगर आप देखो तो आई थिंक पाई गए और तो कुछ भी नहीं गए। ठीक है, तो यहां पे बेटा तेरा हो जाएगा ((z²)(m)(e⁻⁴)/8ε0²n²h²। अगर आप देखो तो बेटा सारी चीजें आपको कांस्टेंट मिलेगी, खाली दो जन के अलावा। कौन, z चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एलिमेंट एंड n चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट। अगर तू बोले 25th ऑर्बिट ऑफ हीलियम तो He के लिए z हो गया 2 और 25वीं ऑर्बिट मतलब n25, सीधा पुट कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां की आप एनर्जी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम इसको
अगर ये सारे कांस्टेंट को हम एक साथ लिख दे, कौन सा, ये सारे कांस्टेंट को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू यहां पर तेरा आएगा Z²/n², और इसी में हमने हाइड्रोजन का Z = 1 रख के सारे ऑर्बिट की एनर्जीज निकाली थी। यस और नो, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, ये बेसिक एनर्जी की वैल्यू तेरे पास है, तेरे पास बेसिक रेडियस की वैल्यू है R0, तो तू इस एनर्जी को के फॉर्मूला को कट शॉर्ट कर सकता है, दैट इज इक्वल टू -E0 इंटू Z²/n², ऐसे हम कह सकते, जैसे किया था ना R0 इंटू n²/z, तो वैसे आप एनर्जी को E0 इंटू Z²/n² कर सकते हो। क्लियर है? अब एनर्जी की चीज तो आपने देख ली, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट भी देख सकते हैं। कैसे? सी, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन रूल mvr इक्वल्स टू nh/2π, तो क्या मैं कह सकता हूं v इक्वल्स टू nh/2πmr, और यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि r इक्वल्स टू n²h²ε0/πz_me², अगर मैं लगा दूं तो ये मेरा हो जाएगा nh/2πm इंटू ये फॉर्मूला पुट कर n²h²ε0/πz_me²। तो बेटा फाइनली काफी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? देखो, एक n से एक n कैंसिल हो रहा है, एक h से एक h कैंसिल हो रहा है, पाई भी गए, mm गेले, mm भी गेले। चलो, तो अभी बचता क्या है देख ले, Z²/2nh∈0। अब बेटा सारी वैल्यूज अगर तूने पुट की, ये सारी वैल्यूज अगर आपने पुट की, तो ये आता है तेरा 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं बोल दूंगा V0, नॉट न्यू नॉट, ये हो जाएगा तेरा V0 वेलोसिटी इंटू बोलो Z/n। मतलब अगर तेरे को पूछ लिया, चल बता इलेक्ट्रॉन की हीलियम की 6th ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या होगी, तो हीलियम के लिए Z = h ही रख, n = 6 रख, और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू बेसिक पुट कर, तो तुझे सारे एटम की उस पॉइंट की तेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर अब तेरे पास 3 चीज़ है, अब तू सोच इस 3 से तू क्या क्या कर सकता है। यू आर हैविंग रेडियस, यू आर हैविंग वेलोसिटी, एंड यू आर हैविंग एनर्जी, प्लस वन मोर थिंग, यू आर हैविंग एंगुलर मोमेंटम nh/2π। यस और नो? अभी देखो इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू विद दैट। मेरे पास क्या मैं टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर ओमेगा निकाल सकता हूँ इजीली? यस। सी, टाइम पीरियड क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, अगर इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड जो है वो डिस्टेंस विच इज 2πr अपॉन टाइम पीरियड होगी। स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि फ्रॉम दिस आई कैन से टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πr/v, तो 2π, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ r? r0 इंटू n²/z। यस और नो? तो ये मेरा हो गया क्या, R0 इंटू n²/z, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v? V0 इंटू Z/n। तो बेटा v मेरा हो गया यहाँ पे V0 इंटू Z/n। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू सम t0 वैल्यू आएगी इंटू n³/z²। यहाँ पे बेटा रेशियो वाले फॉर्मूला पूछते हैं, टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट निकालो कितना होगा, तेरे को पता होना चाहिए उसका रिलेशन n³ के साथ है। समझ में आया? तो तेरे को सीधा सीधा पूछेंगे, अच्छा चल एलिमेंट एक दे दिया, अगर एलिमेंट भी बदला तो Z को इंक्लूड करना पड़ेगा। बोल देगा सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड फोर्थ ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, बड़ा टाइम पीरियड क्या होगा? तो तू यहाँ कह सकता है कि भाई T1/T2, T0 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। रेशियो वाले क्वेश्चन ही पूछेंगे, तेरे को नॉट में नहीं फंसाएंगे, टेंशन मत। तेरे को सारे कॉन्स्टेंट्स याद नहीं रखने, हाँ, लेकिन बेसिक कांस्टेंट 3-4 याद रख लेना। 3 याद रखना, कौन सा? रेडियस 53 पिकोमीटर, एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वेलोसिटी 2.2 × 10⁻⁶, 22 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर T1/T2 तेरा क्या होगा बता, n1/n2 का होल क्यूब इंटू Z2/Z1 का होल स्क्वायर। अब तू सोच, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, है ना? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ व्हाट? टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा? f0 इंटू उल्टा Z²/n³। यस और नो? सीधा यहां पे भी रेशो कर देंगे, f1/f2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2 का स्क्वायर इंटू
n2 बाय n1 का होल क्यूब। ठीक है, क्या आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? अरे भाई ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो क्या मैं कह सकता हूं ओमेगा ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। यस और नो? तो यहां भी बेटा रेशियो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज z1 बाय z2 का क्यूब इनटू n2 बाय n1 सॉरी स्क्वायर n2 बाय n1 का क्यूब। ठीक है, अब यहां पे करंट निकाल। क्या क्या कह सकता हूं? करंट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। करंट किस में? इलेक्ट्रॉन इन एन nth ऑर्बिट। देख लो यहाँ पे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये ई चार्ज है उसका, है ना, क्या मैं कह सकता हूँ एक चार्ज एक टाइम पीरियड में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो मैं कह सकता हूँ करंट I इज इक्वल्स टू ई बाई टी होता है। एक टाइम पीरियड में तो एक ही चार्ज आया ना, यस और नो? तो करंट के लिए मेरे को पता चल गया I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी तो कह सकते हैं, ई एफ। करंट 1 बाई टी इज एफ ना, फ्रीक्वेंसी। तो जैसा एफ का रिलेशन था ये रहा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, वैसा ही किसका होगा? करंट का होगा। तो कहना इसे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इन टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसी के बेस पर बेटा मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है। सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 5th में। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू आई ए। ठीक है, यस। आई क्या है? पायर आई करंट है और ये रेडियस क्या है? पायर स्क्वायर है। अब तू खुद सोच, करंट आई क्या था? आई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब इंटू पाई। अब रेडियस क्या था? एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड, उसी का स्क्वायर कर तो एन रेस टू 4 बाई जेड स्क्वायर इंटू आर नॉट का स्क्वायर। यस और नो? तो बेटा यहां पर अगर तू सारी चीजें देखेगा तो म्यू है उसका बेसिक म्यू नॉट बनेगा इंटू जेड स्क्वायर गेले और एन क्यूब से 4 गेले एक ही बचेगा, तो यहां पर सीधा एन आ रहा है। अगर तेरे को बोल लिया क्या म्यू 1 बाय म्यू 2 फाइंड कर एन 1 बाय एन 2, कोई मगजमारी नहीं है इसके बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2r। उसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी आप लोग पढ़ोगे 4th चैप्टर में, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेडियस। ठीक है, तो अब खुद सोच ले। अब आई की जगह पे क्या डालेंगे हम? आई नॉट इंटू क्या था? जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, और आर क्या था? आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो आप देख लोगे यहां पर बी इज इक्वल्स टू सम बी नॉट इंटू जेड क्यूब बाय एन रेस टू 5। समझ में आया? तो ये फिफ्थ के पावर पे डिपेंड करता है। मतलब ये अगर रिलेशन पता है तो सीधा आप रेशियो निकाल लोगे, काम हो गया तुम्हारा। ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड की जा सकती है एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक। मैंने ऑलमोस्ट सारी बता दी आपको। ठीक है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं, और चार्ज पार्टिकल क्या क्या कर सकता है, फ्रीक्वेंसी आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा आ गया, रेडियस आ गया, एनर्जी आ गई, और क्या बच्चे की जान लोगे, है ना। चलो बेटा यहाँ तक डन करते हैं। ओके, लिख लो अभी आप अच्छे से। मज़ा आ गया।